हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमएस स्टडी सेंटर। आज हम देखने वाले हैं कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं हैं और आज के टाइम में कंप्यूटर का क्या उपयोग रहने वाला है। साथ ही साथ हम देखने वाले हैं कंप्यूटर की पीढ़ियां कौन कौन सी है, मींस उसको जब सबसे पहले जब कंप्यूटर बना था और आज के टाइम तक कंप्यूटर की कौन कौन सी पीढ़ियां रही हैं, कौन कौन सी जनरेशन्स है, किन जनरेशन में क्या क्या आविष्कार हुए हैं, उनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले देख रहे हैं कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सबसे जो महत्वपूर्ण है वो रहती है आपकी सबसे पहले स्पीड, मीन्स गति। कंप्यूटर बहुत तीव्र गति से कार्य करता है। वह जटिल से जटिल गणनाओं को कुछ सेकंड में ही हल कर देता है। एक पर्सनल कंप्यूटर अरबों गणनाओं को एक सेकंड से भी कम समय में कर सकता है। किसी कार्य को यदि कंप्यूटर एक मिनट में पूरा करता है तो इस कार्य को मानव द्वारा पूरा करने में उसका संपूर्ण जीवन लग जाएगा। कहने का मतलब है कि जो कंप्यूटर की स्पीड है या जो गति है वो बहुत ही तेज होती है। जो कंप्यूटर के द्वारा कार्य किए जाते हैं वो मनुष्य के द्वारा कार्य नहीं किए जा सकते। मीन्स उस कार्य को करने में उससे कई ज़्यादा या कई गुना ज़्यादा टाइम लग जाएगा। दूसरी बात करते हैं शुद्धता, मीन्स एक्यूरेसी की। कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम हमेशा शुद्ध होते हैं। कंप्यूटर को एक बार सही निर्देश देने के बाद वह सारे परिणाम सही निकालता है। कंप्यूटर कभी गलत नहीं करता। कंप्यूटर से प्राप्त परिणामों में होने वाली गलतियां मानवीय गलतियों के कारण होती है। कंप्यूटर में खराबी आने से या वायरस आ जाने से भी वह गलत परिणाम निकाल सकता है। देखिए, यहाँ बात करते हैं एक्यूरेसी की। एक्यूरेसी मतलब आपका जो भी शुद्धता है या जो भी परिणाम निकल रहा है उसके अंदर कोई भी त्रुटि नहीं होगी। कंप्यूटर के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसके अंदर कोई भी त्रुटि नहीं होती है। वहाँ पर मानवीय गलती, मीन्स जो यूज़र है, यूज़र के द्वारा गलती की जा सकती है। अगर यूज़र कोई गलत डेटा इनपुट करता है या गलत डेटा डालता है तभी उसको गलत परिणाम मिलता है, वरना उसको एकदम शुद्ध एवं एक्यूरेट परिणाम मिलता है। फिर बात करते हैं सक्षमता, मीन्स डिलीजेंसी की। सक्षमता की बात करते हैं। कंप्यूटर कार्य करते करते कभी भी थकता नहीं है तथा निरंतर कई घंटे कार्य करने के बाद भी उसकी एकाग्रता एवं गति के साथ कार्य करता रहता है। कहने का मतलब है अगर एक मानव के द्वारा कोई भी कार्य किया जाता है तो वो कुछ घंटों में ही उस कार्य को करते करते थक जाता है या उस कार्य को करने में सक्षम नहीं रहता है। लेकिन यहाँ पर बात करते हैं कंप्यूटर की, तो आप कंप्यूटर को कितने ही टाइम, मीन्स अगर आप उसको कई दिनों तक, कई सालों तक भी अगर कार्य करवाते हैं तो वो नहीं थकता है। कहने का मतलब है उसके अंदर जो डिलीजेंसी है वो निरंतर रहती है, कंटिन्यू रहती है। फिर बात करते हैं स्मरण शक्ति की, पावर ऑफ रिमेंबरिंग। कंप्यूटर में भी मानव मस्तिष्क की तरह स्मरण शक्ति, मीन्स मेमोरी होती है जिसमें लाखों करोड़ आंकड़े संग्रहण करके रखे जा सकते हैं। आवश्यकता अनुसार इन आंकड़ों को कभी भी फिर से देखा जा सकता है। कहने का मतलब है कंप्यूटर के अंदर संग्रहण क्षमता होती है। जो आप डेटा इसके अंदर डालते हैं वो डेटा आप कभी भी किसी भी टाइम में उसको वापस देख सकते हैं। फिर बात करते हैं व्यापक उपयोगिता, वर्सेटिलिटी की। वर्सेटिलिटी मतलब है कि कंप्यूटर का प्रयोग अनेक तरह के कार्यों में किया जाता है। जैसे कि बात करते हैं स्कूल के अंदर, आज के टाइम में कॉलेज के अंदर, अस्पताल के अंदर, फैक्ट्रीज के अंदर, घर के अंदर, कार्यालय के अंदर और अनुसंधान के अंदर, मौसम विज्ञान और मनोरंजन आदि अनेक क्षेत्रों में कंप्यूटर की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। फिर बात करते हैं ऑटोमेशन की, स्वचालन की। कंप्यूटर में स्वचालन का गुण होने से इसके प्रयोग से मानव श्रम एवं समय की बचत होती है। कहने का मतलब है कोई भी मशीन है अगर वो कंप्यूटर से ऑपरेटेड है तो एक बार उसको ऑन करने पे जो सारा का सारा ऑपरेशन है वो सारा के सारा कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है। फिर बात करते हैं संग्रहण क्षमता, मीन्स स्टोरेज की। कंप्यूटर संग्रहण क्षमता बहुत अधिक होती है। इसमें लाखों करोड़ों आंकड़े संग्रहण करके रखे जा सकते हैं। कहने का मतलब है आपकी कोई भी फोटोज़ है, आपके कोई भी डॉक्यूमेंट है या आपके कोई भी वीडियोज़ हैं, वो आप जो भी संग्रहण क्षमता है वो उसके अंदर रखे जा सकते हैं। अब बात करते हैं कंप्यूटर की सीमाओं की। कुछ इसके उपयोग है तो कुछ इसकी लिमिटेशन भी है। क्या क्या लिमिटेशन है देख लेते हैं। कंप्यूटर में सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है, लेकिन ये वाला पॉइंट भी आज के टाइम में गलत होने वाला है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है आज के टाइम में जो मशीन है उसको क्या बनाया जा रहा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दी जा रही है। कहने का मतलब है उसको कृत्रिम बुद्धि दी जा रही है जिसके द्वारा उसके अंदर, खुद के अंदर सोचने और समझने की शक्ति आ रही है या आने वाली है। अब बात करते हैं, ये एक जड़ मशीन है, केवल दिए गए निर्देशों पर ही कार्य करता है। बुद्धिमत्ता की दृष्टि से 2 वर्ष का बालक भी कंप्यूटर से अधिक बुद्धिमान होता है। वर्तमान में कुछ उच्च कोटि के कंप्यूटरों में कृत्रिम बुद्धि, जैसे कि हमने बात की है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डालने का प्रयास किया जा रहा है। संभव है कि कुछ समय बाद ऐसे कंप्यूटर आ जाएंगे जो सोच भी सकते हो। फिर बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। कंप्यूटर तकनीक में तेजी से परिवर्तन होता है जिससे पुराने कंप्यूटर कम उपयोगी रह जाते हैं। इस कारण कंप्यूटर को अपग्रेड कराने की आवश्यकता पड़ती है जो कि महंगा पड़ता है। कंप्यूटर में
संग्रहित महत्वपूर्ण सूचनाओं को सुरक्षित रखने के विभिन्न उपाय करने पड़ते हैं। जैसे कि बात करते हैं, डेटा को सुरक्षित रखना पड़ता है, उसमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डालना पड़ता है जिससे कि आपका जो भी वायरस आए या वायरस आने पर वो आपके कंप्यूटर को सुरक्षित रखता है। फिर बात करते हैं ई कॉमर्स, ई बैंकिंग, एटीएम आदि में धोखाधड़ी के भी अनेक किस्से सामने आने लगे हैं। कहने का मतलब है इसके अंदर भी क्या किया जाता है, वायरस डाला जाता है कंप्यूटर के अंदर, जिससे उसका जो सिस्टम होता है या जो भी उसकी सिक्योरिटी होती है उसके अंदर क्या की जा सकती है, सेंध की जा सकती है। फिर बात करते हैं कंप्यूटर की पीढ़ियों की। जो आपका महत्वपूर्ण जो चैप्टर रहने वाला है वो रहने वाला है टॉपिक आज का कंप्यूटर जनरेशन। आज से लगभग 70 वर्ष पूर्व कंप्यूटर ने वाणिज्यिक क्षेत्रों में प्रवेश किया। इससे पूर्व इसका उपयोग विज्ञान, इंजीनियरिंग और सेना तक की सीमित था। वाणिज्यिक कंप्यूटर के विकास क्रम को कंप्यूटर में प्रयुक्त नवीन तकनीकों के आधार पर पीढ़ियों में वर्गीकृत किया गया है। इस विकास क्रम में कंप्यूटर की कार्य करने की गति, संग्रहण क्षमता, नए अनुप्रयोगों प्रोग्राम में वृद्धि हुई है, जबकि इसके आकार और कीमत में कमी आई है। इसके उत्पादन में भी तेजी आई है और यह आसानी से उपलब्ध है। कंप्यूटर के अब तक के विकास क्रम को 5 पीढ़ियों में विभक्त किया गया है। कौन कौन से 5 क्रम हैं देख लेते हैं। सबसे पहली जो पीढ़ी है उसके अंदर मैं आपको एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन के अंदर बता देता हूं। देखिए यहाँ पर 5 पीढ़ियों के बारे में पढ़ने वाला है, कंप्यूटर की 5 पीढ़ियों के बारे में देखेंगे। पहली पीढ़ी के अंदर क्या होगा, पहली पीढ़ी के अंदर हम देखने वाले हैं वैक्यूम ट्यूब्स के बारे में, ठीक है। उसके बाद में क्या देखेंगे, उसके बाद में हम देखेंगे सेकंड पीढ़ी, ओके। मतलब 1 to 5 पीढ़ी के अंदर, 1 से 5 पीढ़ियों के अंदर कंप्यूटर के अंदर क्या क्या विकास हुआ है, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ों का उपयोग किया जाता है, हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रथम पीढ़ी की, जो था 1942 से लेकर 1955 तक, मीन्स 1942 से लेकर 1955 तक। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग होता था। वैक्यूम ट्यूब आकार में बड़ी थी। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों का आकार बहुत ही बड़ा था। इनकी कार्य करने की गति धीमी थी। इनमें इनपुट आउटपुट के लिए पंच कार्डों का उपयोग होता है। आंतरिक मेमोरी के लिए चुंबकीय ड्रम प्रयुक्त होते थे। इनमें मशीनी भाषा, असेंबली भाषा प्रचलित थी। देखिए कई बार आपको एग्जाम में ये पूछा भी जाता है और कि आपका महत्वपूर्ण भी है कि इनमें मशीनी और असेंबली भाषा उपयोग की जाती थी। किसके अंदर, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के अंदर। इस पीढ़ी के कुछ महत्वपूर्ण कंप्यूटर हैं। सबसे पहला कंप्यूटर है ENIAC, दूसरा है EDVEC, ओके। फिर बात करते हैं द्वितीय पीढ़ी की। ये देखिए आपको यहाँ छोटी सी एक फोटो दिखाई दे रही होगी, ये किसकी है, ये वैक्यूम ट्यूब की है। और ये जो आपके सामने वैज्ञानिक खड़े हैं उनके पास में ये कंप्यूटर है। कहने का मतलब है कंप्यूटर इतना छोटा ना होकर बहुत ही बड़ी उसका आकार होता था, एक कमरे के समान उसका आकार होता था। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर 1955 से लेकर 1964 तक। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाने लगा। मतलब जब वैक्यूम ट्यूब्स का उपयोग होने लगा तो उसके बाद में वैक्यूम ट्यूब्स क्या थी, वैक्यूम ट्यूब्स बहुत ही बड़ी थी और उसका जो संग्रहण क्षमता थी उसकी वो बहुत कम थी। लेकिन बाद में जब धीरे धीरे आविष्कार किया गया तो ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। मतलब द्वितीय पीढ़ी के अंदर ट्रांजिस्टर बनाए गए। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 में बेल लैबोरेटरीज द्वारा किया गया था। ट्रांजिस्टर एक सॉलिड स्टेट युक्ति मीन्स एक सॉलिड स्टेट डिवाइस है जो अर्धचालक धातु से बना होता है। ट्रांजिस्टर का वही कार्य था जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के अंदर वैक्यूम ट्यूब का होता था, किंतु इनका आकार वैक्यूम ट्यूब की तुलना में बहुत ही छोटा था। मैंने ये आपको बताया है कि यहाँ पर जो वैक्यूम ट्यूब की जगह पे जो ट्रांजिस्टर यूज किया गया है वो क्यों यूज किया गया था, उसके आकार के कारण। ये अधिक विश्वसनीय और अपेक्षाकृत अधिक तीव्र गति से कार्य करने में सक्षम थे। इनमें विद्युत की खपत भी बहुत कम होती थी। इस समय स्मृति मीन्स मेमोरी की तकनीक में भी सुधार हुए हैं। 1960 के दशक में पूर्णतया ट्रांजिस्टर तकनीक पर आधारित प्राथमिक मेमोरी मीन्स प्राइमरी मेमोरी उपलब्ध हो गई। द्वितीयक मेमोरी मीन्स सेकेंडरी मेमोरी के लिए चुंबकीय टैब और डिस्कों का ही प्रयोग प्रारंभ हो चुका था। ट्रांजिस्टर के उपयोग से कंप्यूटर का आकार बहुत छोटा हो गया, साथ ही साथ अधिक तापमान की समस्या भी बहुत हद तक कम हो गई। इसी कारण इनकी विश्वसनीयता भी बढ़ी। छोटे आकार के कारण आंतरिक मेमोरी, अच्छी इनपुट आउटपुट युक्तियों का उपयोग किया जाने लगा। कंप्यूटर की लागत मूल्यों में भी कमी आई। IBM 70 सीरीज, IBM 1600 मीन्स 1600 सीरीज, CDC 3600 आदि इस पीढ़ी के कुछ प्रमुख कंप्यूटर थे। ओके, आपको यहाँ पे एक फोटो दिख रहा होगा, ये आपका द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर है और ये जो साइड में दिख रहा है वो आपका ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर आपने कई बार देखा होगा, जैसे कि आपने कई बार जो पुराने डिवाइसेस होते हैं उसके अंदर या कोई भी PCB के ऊपर आपने देखे होंगे, वहाँ छोटे छोटे डिवाइस लगे होते हैं, वहाँ पर एक छोटा सा वहाँ हेड होता है और उसके 3 लेग होते हैं, ठीक है। तो वही आपका क्या है, वो आपका एक ट्रांजिस्टर है। फिर बात करते हैं द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर की, 1964 से लेकर 1975। अब यहाँ बात करते हैं तृतीय पीढ़ी के अंदर क्या आविष्कार हुआ। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर
का स्थान एकीकृत परिपथ मीन्स इंटीग्रेटेड सर्किट ने ले लिया। मीन्स जिसे हम आज के टाइम में आईसी कहते हैं। आईसी एक छोटा सा आयताकार चपटा टुकड़ा होता है जिसमें हजारों ट्रांजिस्टर अथवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक तत्व निहित होते हैं। मतलब इस एक छोटे से डिवाइस के अंदर हजारों आपके ट्रांजिस्टर पहले से ही डले हैं या पहले से ही उसके अंदर इंस्टॉल किए हुए हैं। अपने छोटे आकार के कारण ये चिप के नाम से अधिक लोकप्रिय है। आईसी के उपयोग से कंप्यूटरों का आकार छोटा हुआ, गति तीव्र हुई, मेमोरी बड़ी और लागत में भी कमी आई है। साथ ही साथ इसकी विश्वसनीयता भी अधिक बड़ी है। इस काल के विकसित महत्वपूर्ण कंप्यूटर IBM 360, LCL 1900 और वैक्स 750 आदि थे। अब बात करते हैं चतुर्थ पीढ़ी की। चतुर्थ पीढ़ी की बात करते हैं यहाँ पे। तो चतुर्थ पीढ़ी के अंदर 1975 से लेकर 1989 तक इस पीढ़ी के कंप्यूटर में बड़े पैमाने के एकीकृत परिपथ मींस वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट VLSI का प्रयुक्त हुआ। इन परिपथों में 1 इंच के चौथाई भाग में लाखों ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सर्किट समाये होते हैं। जैसे कि हमने बात की है आईसी के अंदर, उसी प्रकार से आपका था VLIC। ओके, जो VLSI है ये आपका क्या है, ये आपका ट्रांजिस्टर का एक बड़ा रूप है। मतलब इसी के अंदर जो हजारों या लाखों ट्रांजिस्टर की बात करते हैं वो इस VLSI के अंदर छोटी सी चिप के अंदर होते हैं। इन परिपथों को माइक्रोचिप कहा जाने लगा। पहला माइक्रोचिप 1970 में इंटेल कॉर्पोरेशन ने इंटेल 4004 तैयार किया। इस छोटे से चिप को माइक्रो प्रोसेसर कहा जाने लगा। माइक्रो प्रोसेसर युक्त कंप्यूटर को ही माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। अब यहाँ बात करते हैं कि यहाँ सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर कब आया था। माइक्रो प्रोसेसर आया था चौथी पीढ़ी के अंदर, जो था आपको 1970 के अंदर। अब बात करते हैं हम चौथी पीढ़ी। ये देखिए आपके सामने ये आईसी दिखाई दे रही होगी, माइक्रो प्रोसेसर आपने देखा भी होगा कंप्यूटर के अंदर। ये आपका माइक्रो प्रोसेसर है। माइक्रो प्रोसेसर के उपयोग से इस पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार अत्यधिक छोटा हो गया। फलस्वरूप अब तक जिन कंप्यूटर के लिए बड़े बड़े कक्षों की आवश्यकता होती थी वो अब टेबल पर रखे जाने लगे, मींस जिन्हें डेस्कटॉप कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर आधारित इस पीढ़ी के कंप्यूटर की कार्य करने की क्षमता, मेमोरी और विश्वसनीयता में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है। आकार के आधार पर इस पीढ़ी के कंप्यूटरों, माइक्रो कंप्यूटरों मींस डेस्कटॉप, लैपटॉप और पाम टॉप, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर तथा सुपर कंप्यूटर में वर्गीकृत किए जाते हैं। और बात करते हैं पंचम पीढ़ी मींस जो अभी का टाइम का जो युग है, जो अभी के टाइम के जो कंप्यूटर हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। 1989 से लेकर वर्तमान में ये कंप्यूटर अभी विकास की अवस्था में है। इनमें तर्क करने, सोचने समझने, निर्णय लेने आदि बौद्धिक क्षमताओं का विकास करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। ये कंप्यूटर वर्तमान में कंप्यूटरों से अधिक तीव्र गति वाले, अधिक विश्वसनीय और जटिल और विषम परिस्थितियों में भी कार्य कर सकने में सक्षम होंगे। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रोग्रामिंग की विधियां भी सरल हो जाएगी। ये मानवीय भाषा तथा व्यवहार को भी समझने लगेंगे। इनपुट और कमांड दोनों के लिए ही अधिक आसानी हो जाएगी। आने वाले समय में मोबाइल कंप्यूटर का प्रचलन बढ़ रहा है और आगे बढ़ता रहेगा। ओके, हम बात करते हैं पांचवी पीढ़ी की। तो पांचवी पीढ़ी के अंदर क्या यूज किया जाने लगा। पांचवी पीढ़ी के अंदर यही कंप्यूटर आपके जो बौद्धिक क्षमता है, जो मीन्स बात करते हैं किसकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, AI की बात करते हैं। तो आपका जो AI है वो आपका विकसित किया जा रहा है, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो बौद्धिक क्षमता है मीन्स जो मानव के अंदर जो बौद्धिक क्षमता है, सोचने समझने की जो शक्ति है वो कंप्यूटर के अंदर डाली जा रही है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसके अंदर हमने देखा है कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, कंप्यूटर की क्या सीमाएँ हैं और कंप्यूटर का क्या उपयोग है या उसकी क्या क्या विशेषताएँ है। आगे का जो चैप्टर है हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करेंगे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।